चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। लास्ट लेक्चर हमने गुडविल शुरू किया था, ठीक है ना। गुडविल की थ्योरी मैंने समझाई थी कि गुडविल होता क्या है। आज हम उसके 5 मेथड का बेसिक्स देखेंगे, पांचों मेथड आज ही सीखेंगे, ठीक है। सो ध्यान से एक एक चीज देखें, कुछ भी ना समझ आए आप मुझे टोके, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है बेसिकली 5 मेथड्स में डिवाइडेड है। अगर आपको ये 5 मेथड समझ आ गई मतलब आपका चैप्टर खत्म, राइट। तो 5 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल कौन सी है? पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट, फोर्थ मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिफ्थ मेथड है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आखिरी की जो 2 मेथड है बच्चों, आपका आंसर सेम आएगा। क्या आएगा? आप चाहे इससे सॉल्व करें या इससे, योर आंसर विल बी सेम, ठीक है जी। धीरे धीरे समझते हैं इन 5 मेथड्स को। मैंने ना एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है इन 5 मेथड को समझाने के लिए, ताकि आप कंपेयर कर पाए कि 5 मेथड में डिफरेंस क्या हो रहा है, ठीक है। ओनली 1 क्वेश्चन एंड 5 डिफरेंट मेथड्स। लेट्स स्टार्ट। बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर सकूं। खुद मैंने अपने क्वेश्चंस डेवलप किए हुए, तो ध्यान से पढ़े। चाहती तो मैं भी ग्रेवाल उठाती और 4 क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म हो जाता, राइट। बट ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें इन 5 मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों उन मेथड्स की जरूरत है, सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। लगना चाहिए ना ललिता मैम से पढ़ के आए। हाँ बोल, गुड। ओके, सो पहला मेथड है कैलकुलेट गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। बच्चों ये जो पहले 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। पहली चीज, इनको कर क्यों रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आपका बेस स्ट्रांग हो। बाद में जो और डिफिकल्ट पार्ट है, टेक्निकलिटीज है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम 5 मेथड का बेसिक समझते हैं कि हाँ ये होते हैं 5 मेथड, ठीक है जी। चलिए ध्यान से, कैलकुलेट गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों आपको एवरेज निकालना तो आता होगा ना। आप लोग का जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली होता क्या है, जैसे सारे सब्जेक्ट का टोटल किया जाता है, ठीक है। मान लो आपके, देखो अगर अकाउंट्स में यू स्कोर्ड 90 से फॉर एग्जांपल, बीएसटी में 95, ठीक है, इको में अगर आपके 85 आए, इंग्लिश में 80 मार्क्स आए, और एक सब्जेक्ट बताओ जो मैथ्स ले लो, मैथ्स में अगर आपके 90 आए, टोटल कितना हो गया इसका? 90 एंड, अच्छा तूने इतनी जल्दी कर लिया, 170, 260, 340, 430, 440। टोटल कितना था आपका? 5 सब्जेक्ट। सो 440 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करूं तो कितना आएगा? ऑन एन एवरेज आपके 88 मार्क्स है। अगर मैं सारे सब्जेक्ट का एवरेज बताना चाहूं से, यस, एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, कोई दिक्कत है? बच्चे ये सेम मेथड है जो आपने अभी ये देखा, ये तो आपको हमेशा करना आता ही है ना। आप अपने रिजल्ट का एवरेज अगर पूछा जाए कि तेरा एवरेज स्कोर बता, तो आप बोलोगे 88%। यहां पे क्या करना है? ऐसे ही करना है आपने। एवरेज प्रॉफिट्स में क्या करोगे? पिछले 5-6 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, उसका टोटल करो, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। यानी आपका पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप मैं यहां लिखती हूं, स्टेप नंबर 1, यू नीड एवरेज प्रॉफिट। बच्चों एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे निकलेगा? गुडविल निकालने के लिए पहला स्टेप बच्चों जो आप करेंगे, I'll erase this was just to explain. Okay, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। सो आप बताइए इसका टोटल क्या हो रहा है? 15 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया बच्चों? 55 आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया बच्चों? एवरेज प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब क्या करना है? गुडविल निकालने को कहा है ना। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या बोला? गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बच्चों इसका क्या मतलब है? आप अगर स्कूल से अगर कुछ पढ़ के आए हो, थोड़ा याद हो, अगर ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? ये क्वेश्चन में दिया होगा। देखो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट गुडविल बाय सिंपल एवरेज मेथड इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज मतलब आपको 11,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपका गुडविल आ गया 33। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज होता क्या है और क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? सही आंसर बताया बच्चे। ये जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है ना, ये डिनोट करता है कि जो गुडविल है वो आने वाले कितने वक्त तक आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस बाय कर रहे हैं, ठीक है, सो ये जो गुडविल है, इस अच्छे नाम का बेनिफिट आपको और कितने साल मिलेगा? गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज एंड दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमेशा 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 गिवन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा बोल सकते थे, अच्छा चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। अबे ट्वाइस बोल रही हूँ थ्राइस। अगर यहाँ अगर मैं बोलूं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 2, अगर मैं लिखूं थ्राइस तो इनटू 3, यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। से यस, समझ में आ रहा है बच्चे? कोई दिक्कत है? पहला स्टेप आपने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट निकाला। दूसरे स्टेप में क्या किया? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? जितने साल वो गुडविल आपको बेनिफिट देगी। सिंपल है बच्चों? हाँ बोल। ठीक है, पहली मेथड से आपका आंसर कितना आया? अब इस मेथड को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं गुडविल के लिए? मैंने यहां पे लिखा है पास्ट प्रॉफिट्स शो द ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विच इन टर्न इंडिकेट्स द फ्यूचर लाइकली परफॉर्मेंस ऑल्सो। हम अपने पास्ट प्रॉफिट्स को लेके अगर गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। ट्रेंड समझ में आया? पहली मेथड का लॉजिक। ठीक है, दूसरी मेथड पे चलते हैं। दूसरी मेथड क्या है? वेटेड एवरेज। बच्चों मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन वही रखा है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। आप ये लिख रहे हैं या मैं स्क्रॉल करूं? बच्चे आपको शीट दी गई है इसे लिखने के लिए, सबके पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो आप अपनी आंसर बुक में नोट करें। आई विल गिव द क्वेश्चन शीट लेटर ऑन, राइट? शायद 1 या 2 बच्चे जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनके पास नहीं होगी बस। ठीक है जी, क्वेश्चन शीट विथ सॉल्यूशन की जगह आपको दी गई है। चलिए क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अगला क्या बोला है बच्चों? मैं इसे थोड़ा छोटा करके कर देती हूँ ताकि जो लिख रहा है उसे दिक्कत ना हो। ये दिखेगा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पीछे दिखाई दे रहा है ये? इज इट विजिबल प्रॉपरली? ओके।
क्वेश्चन नंबर 2, वेटेड एवरेज। बच्चों अब इसमें क्या करना है ये देखो, कैलकुलेट गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। यानी क्वेश्चन 1 में जो इंफॉर्मेशन है उसी का आप इस्तेमाल करें और किससे गुडविल निकालें, वेटेड एवरेज से। इफ द वेट्स टू बी असाइंड आर 5, 4, 3, 2, 1 रेस्पेक्टिवली टू द ईयर्स। ठीक है, देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, हम देखते हैं। ईयर्स है और प्रॉफिट है। 2010 11 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 11 12 का प्रॉफिट है, 12 13, 13 14, 14 15, 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। 15,000, 14,000, 12,000, 8,000। बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मैंने एज इट इज लिख दी, लेकिन बोला है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओ। वेट्स देखो आपको क्वेश्चन में दिए हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इस मेथड और इस मेथड में आपको डिफरेंस समझ में आया? वेट्स क्यों असाइन कर रहे हैं हम, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे क्वेश्चन में वेट्स दिए हुए हैं कि भाई 5 4 3 2 1 लगाओ, 5 4 3 2 1। बच्चों मुझे ये वेट्स लगाने का कारण कोई बता पाएगा? इंपॉर्टेंस, यस, हु गिव दिस आंसर? वेरी गुड। देखो इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया, हर एक साल के प्रॉफिट को इक्वल वेटेज दिया आपने, हर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, सारे का टोटल किया, एवरेज कर दिया, यानी हर एक प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल गई, है ना। लेकिन ये जो दूसरी मेथड है ये क्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी मेथड कहती है कि आप पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स में से इक्वल इंपॉर्टेंस सबको नहीं दे सकते, तो क्या करो, वेट्स असाइन किए हैं, इंपॉर्टेंस देखो। अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, बॉयज पे अटेंशन यार, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मेरे को आंसर देना। अगर मैं अपने पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स देखूं, मैंने बिजनेस शुरू किया था 2017 में, आज हम 2023 में खड़े हैं, ठीक है। 17 से लेके अगर 22 तक के प्रॉफिट्स को अगर मैं देखूं, आप मुझे आंसर देना, मेरा इस साल का जो प्रॉफिट होगा वो पिछले साल से ज्यादा मैच होगा या 2017 से ज्यादा मैच होगा? पिछले साल से ज्यादा मैच होगा। यानी मैंने जो लास्ट ईयर कमाया होगा वैसा ट्रेंड मेरा अभी चलेगा। 2017 में तो मैंने बिजनेस शुरू किया था। तो आप मुझे बताओ किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, पिछले साल के प्रॉफिट को या 2017 के प्रॉफिट? पिछले साल के प्रॉफिट को। तो यहाँ पे ना वही कहती है ये मेथड के हर साल आप इक्वल इंपॉर्टेंस ना दे, आप वेट्स असाइन करें, राइट। सो यहाँ पे वेट्स बच्चों आपने दिमाग नहीं लगाना। अब ये नहीं प्रॉब्लम है कि भाई मैं दिमाग लगाऊं किसका कितना वेट होना चाहिए, नहीं, क्वेश्चन देगा, आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि किसका कितना वेट होना चाहिए। आपको क्वेश्चन हमेशा लिख के देगा कि इस साल को इतना वेट दो। अब देखो वेट्स कैसे असाइन होते हैं आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको जानना जरूरी नहीं है कि वेट्स असाइन कैसे होते हैं, बट फॉर नॉलेज में आपको बता रही हूँ। या तो वो ऐसा होता है जनरली टाइम के हिसाब से चलते हैं कि भाई लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उससे पिछले साल का है तो कम होनी चाहिए, और पिछले साल का है तो कम होनी चाहिए, है ना। एक तरीका होता है टाइम बेसिस, दूसरा तरीका होता है ट्रेंड बेसिस। अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट देखो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, सही है, तो हमने वेट्स भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिए। इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता तो इंक्रीजिंग वेट्स। लेकिन ये सब दिमाग आपने लगाना नहीं है, क्वेश्चन आपको लिख के देगा इस साल का इतना वेट है, दैट्स इट, यू सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? दूसरे मेथड की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि पहले से दूसरे में क्या अंतर आया। पहले में आपने हर एक ईयर को इक्वल वेटेज दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, वेट्स लिख दिए, क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट, प्रॉफिट इनटू वेट्स। करो इसको, 15 5 इज 75, 14 4, 12 3, 8 2 is 16, 6 1 is 6। टोटल बता दो बच्चों, कितनी जल्दी कर लिया आपने? 0 0 0, दिस इज 11 17 23। आई थिंक बच्चे आपने कुछ गलत किया है, आप दोबारा पक्का? ठीक है। और वेट का टोटल बताओ,
वेट का टोटल 15, पक्का? ठीक है। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले हमने क्या निकाला था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब निकालो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। 189 डिवाइड बाय 15 कर दो बच्चे, बता दो मेरे को आंसर कितना? 12,600। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन ठीक किया आपने? ओके। अब देखो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल के लिए वही करना है। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बच्चों वो हमारा सेम ही रहेगा जो क्वेश्चन 1 में गिवन था। 3 से मल्टीप्लाई करो, 37,800 आ रहा है क्या? एम आई करेक्ट? ठीक है, ये नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। इतना नोट करो, फिर तीसरे मेथड पे चलेंगे। देखो मैंने यहाँ लिखा है वेट्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, सो आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैंने ये भी बताया हुआ है कि जनरली वेट्स जो है या तो बेसिस ऑफ ईयर पे या ट्रेंड पे डिटरमाइन होते हैं, बट आपको दिया गया होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इतना नोट करें, फिर विल मूव टू थर्ड मेथड। मैं हट जाती हूँ, आप लिख लें। चलिए ठीक है, फाइन। सो 2 मेथड आपको समझ में आ गई बच्चों। अगला जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? अभी तक आपने 2 मेथड सीखे। कौन से 2? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा वेटेड एवरेज, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों थोड़ा सा मैंने सुपर प्रॉफिट के बारे में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, है ना, कि जब आप बाकी लोगों से ज्यादा कमाते हो वो सुपर प्रॉफिट होता है। जैसे अगर मान लो एक जगह पे 5 सेम दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है मान लो, है ना, एक से लेवल की दुकानें, हाँ। सो अगर कोई एक बंदा ज्यादा कमा रहा है, बाकी 4 नॉर्मल कमा रहे हैं, सो आप जो ज्यादा कमा रहे हो वो गुडविल के कारण कमा रहे हो। ठीक है, 4 लोगों से ज्यादा जो आप कमा रहे हो वो सुपर प्रॉफिट है। ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? गुड। सो अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट। सवाल उठता है कि मैम सुपर प्रॉफिट की जरूरत क्या थी, क्यों आप ये तीसरा मेथड पढ़ा रहे हो? ये 2 मेथड हो तो गए, हमने सीख तो लिया गुडविल कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से भी सीख लिया, और सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों कर लिए। सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी नीड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम बताते हैं उसका क्या कारण है। बच्चे सिर्फ इसको देखो, एक ये बिजनेस ए है, ठीक है, ये होशांग का है और ये आदित्य का बिजनेस है, और कुछ मत देखना। प्रॉफिट देखो, होशांग के बिजनेस में 5 लाख का प्रॉफिट है और आदित्य के बिजनेस में कितना प्रॉफिट है? 360। मुझे सिर्फ इन 2 फिगर को कंपेयर करके बताओ कौन ज्यादा बेहतर है, होशांग का बिजनेस बेहतर है या आदित्य का? सिर्फ प्रॉफिट देखना और कुछ मत देखना, क्योंकि हमने पिछले 2 क्वेश्चन प्रॉफिट देख के ही तो किए ना। 5 साल का प्रॉफिट लिया और गुडविल निकाल दी। हाँ बोल। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ प्रॉफिट देखें तो हम बोलेंगे कि होशांग बेटर बिजनेस कर रहा है आदित्य के कंपैरिजन में। हाँ बोलो। तुमने सिर्फ प्रॉफिट देखा, एक प्रॉफिट 5 लाख है, दूसरा 360 है, एंड यू आर हैप्पी, अरे होशांग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इफ वी जस्ट कंसिडर द प्रॉफिट्स, बच्चों पे अटेंशन, इफ वी जस्ट कंसिडर द प्रॉफिट्स, we will obviously say that business A is better as it has earned 5 lakh rupees and business B has earned only 3 lakh 60। लेकिन बच्चों अगर मैं होशांग और आदित्य की लगाई हुई कैपिटल से कंपेयर करूं, देखो होशांग ने 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया और 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। कितना परसेंट हुआ? 10%। आदित्य ने क्या किया? 30 लाख का बिजनेस शुरू किया और 360 कमाए। कितना परसेंट रिटर्न कमाया? 12। अब बताओ कौन बेटर है? आदित्य का बिजनेस बेटर है ना? यानी आप अगर सिर्फ प्रॉफिट देख के किसी का अच्छा बुरा डिसाइड करते हो तो आप गलत हो कि ये बिजनेस अच्छा है या बुरा। आप सिर्फ प्रॉफिट्स देख के नहीं बता सकते, यानी पिछली 2 मेथड बेकार हो गई। हाँ बोलो। क्योंकि आप पिछली 2 मेथड में खाली प्रॉफिट का एवरेज निकाल रहे थे और बोल रहे थे ये मेरी गुडविल है। भाई तेरी गलत फहमी है, गुडविल ये नहीं है। समझ में आया?
यानी आपको तीसरा मेथड की क्यों जरूरत लगी? क्योंकि ये पता चला कि पिछले दो मेथड में तो हमने खाली प्रॉफिट्स, और खाली प्रॉफिट्स लेके आप डिसीजन नहीं ले सकते। सो अब तीसरी मेथड जो होगी वो कैपिटल को भी कंसिडर करेगी, प्रॉफिट्स को तो करेगी ही। यहां पे देखो हम कह रहे हैं कि 5 लाख डिवाइड बाय 50, यानी प्रॉफिट को तो कंसिडर कर ही रहे हैं, प्लस हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल को भी कंसिडर कर रहे हैं। वेरी गुड। So thus it is important to consider the capital employed while calculating goodwill. If a firm is earning extra percentage of profit on capital employed as compared to the other firms, only then we can say there is goodwill. Otherwise कोई goodwill नहीं है। अगर एक जगह पे 5 लोग सेम काम कर रहे हैं, बाकी 4-10% कमा रहे हैं, अगर तुम 12 या 13 कमा रहे हो तो तुम्हारी मार्केट में गुडविल है। अगर तुम भी अपने लगाए हुए कैपिटल पे 10 कमा रहे हो तो तुम्हारी कोई गुडविल नहीं है। समझ में आया? यानी खाली प्रॉफिट्स देख के आपने नहीं उछलना है कि मेरी तो गुडविल है। आपने क्या कैपिटल लगाया और फिर आप क्या कमा रहे हो वो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? सो अगेन इसे रीड करें। Thus it is important to consider the capital employed while calculating goodwill. If a firm is earning extra percentage of profit on capital employed as compared to the other firms, only then we can say the firm has goodwill, otherwise there is no goodwill. In the above example, business B is better, यानी ये आदित्य का बिजनेस बेटर है। क्यों? Because it is earning extra percentage than the normal rate of profit. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जो बाकी लोग इंडस्ट्री में कमा रहे हैं वो नॉर्मल होता है, और हम अगर उनसे कुछ ज्यादा कमा रहे हैं तो हमारी गुडविल है। ठीक है? सो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज नॉर्मल रिटर्न्स? द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री इज कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न। ठीक है जी? अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कुछ कमा रहे हो, यानी अगर आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो, तो हम मानेंगे कि आपकी गुडविल है। ओके, so in the above example, business B is better because it is earning extra percentage than the normal rate of profit that other firms are earning in the same industry. This additional profit is called what? Super profit. समझ में आया तीसरी मेथड की क्यों जरूरत है? तो चलिए तीसरी मेथड पे चलते हैं। In continuation with the example 1, calculate goodwill by super profit method if the normal rate of return is 10%। क्या बोला है? आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कहने का मतलब बाकी लोग जो है इंडस्ट्री में वो 10% कमा रहे हैं, अगर तुम उससे ऊपर कुछ कमा पा रहे हो तो तुम्हारी गुडविल है। राइट? चलिए, आपको इस बिजनेस की बैलेंस शीट दी हुई है, यानी आपको कैपिटल मिल जाएगा। मेथड 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से अब हम देखते हैं कैसे करना है। बच्चों, आपका स्टेप नंबर 1 होगा कि आपको कैपिटल पता करना है। कैपिटल कितना लगा हुआ है बिजनेस में जी? इस बैलेंस शीट को देख के मुझे बताएं कैपिटल कितना है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कितना कैपिटल है? 20,000 से यस। स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा स्टेप आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। अच्छा, मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, सॉरी। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। बच्चों, 20,000 की कैपिटल, 10% का रिटर्न, कितना हो गया? कितना हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000 रुपए। हाँ बोलो। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा स्टेप आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो।
20,000 का 10% कितना होता है जैन साहब? 20,000 की कैपिटल है, 20,000 10% है ना बाबू, 20,000 का 10% 2,000 रुपए होता है ना बच्चों। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यानी अगर हम भी बाकी लोगों के जैसे कमाते, नॉर्मल रेट पे कमाते, तो हम कितना कमाते, पर हमने एक्चुअल में कमाया कितना, 11। ये 11 में कहां से लाई, मैं आपको बताती हूँ। आपने देखो एग्जाम्पल 1 में कैलकुलेट किया था कि मेरे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 11,000 रुपए है। सी दिस, आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये रहा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट किया ना बच्चों, मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 11,000 रुपए है। अगर मैं नॉर्मली कमाती तो मैं 2,000 कमाती, पर मैंने कितना कमाया, 11। यानी मैंने 9,000 रुपए फालतू कमाए नॉर्मल रिटर्न से। हुई ना मेरी मार्केट में गुडविल। ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन 3 अगेन। मैं ये 11,000 का फिगर क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्ट ले आई। यस, हमारा स्टेप 4 होगा, स्टेप 4 होगा सुपर प्रॉफिट निकालना। कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपने क्या कमाया और बाकी लोग क्या कमाते, 11,000 माइनस कितना आया बच्चों, 9,000 का सुपर प्रॉफिट आया। से यस, हमने कमाया है। और नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो बाकी लोग इंडस्ट्री में अर्न करते हैं। समझ में आया? ठीक है, आखिरी स्टेप, फॉर्मूला वही रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। बच्चे आपको समझ आया तीसरी मेथड की क्या जरूरत है? सबको समझ आया? 9,000 का सुपर प्रॉफिट इंटू 3 हमारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से आया, क्योंकि वही क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं ना हम, कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को लेके हमने एवरेज निकाला था, वो 11 था, है ना। पहला, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले स्टेप में आपको अपने बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, दूसरे में आप उसको एनआरआर से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे, तीसरे स्टेप में क्या होगा, आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, चौथे स्टेप में एवरेज में से नॉर्मल माइनस करेंगे, आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आ जाएगी। इतना नोट करें, फिर मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ स्टेप समझाऊंगा। अब मुझे बताओ, तीनों मेथड करने के बाद बताओ कि सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? सुपर प्रॉफिट। चलिए, सुपर प्रॉफिट क्यों बेटर है? क्योंकि आप यहाँ पे अपना कैपिटल भी कंसिडर कर रहे हैं, आप बाकी लोग क्या कमा रहे हैं वो भी कंसिडर कर रहे हैं, आप खुद क्या कमा रहे हैं वो भी कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट लॉजिकल मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। पढ़ो इसको। इफ वी कंपेयर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 विद द 1 and 2, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आया था 36,000, हाँ बोलो। दूसरे का आया 37,800, तीसरे का आंसर क्या आया 27, कम आया ना। यहां पे लिखा है goodwill by super profit method is less than the previous two methods. It is so because we did not consider capital employed in the previous two methods. Super profit is the most logical method of valuing goodwill. I hope this much is clear बच्चों। अगले मेथड पे चलते हैं। तीन मेथड आपको क्लियर हुई। पहली मेथड मैंने सिखाई सिंपल एवरेज, दूसरी सिखाई वेटेड एवरेज, तीसरी सिखाई सुपर प्रॉफिट। चौथे मेथड पे चलते हैं। चलिए, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बच्चों, मैंने आपको बताया था आखिरी दो मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। आप फोर्थ मेथड से करो, फिफ्थ मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। नाम से कुछ समझ में आ रहा? नाम से कुछ समझ में आ रहा?
ओके चलिए, आपको बोला है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट तो चाहिएगा इस मेथड में, है ना। पहला स्टेप हम करते हैं, स्टेप 1 हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। बच्चों हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 11,000। हाँ बोलो, 11,000 कैलकुलेट किया है। स्टेप 1 हमारा 11,000 है। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म विच इज इक्वल टू यस कितना आएगा बच्चों? ये 1,10,000 है ना। अब देखो ये क्या मतलब है, ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने निकाला, इसका मतलब क्या है? ये कोई मुझे बता पाएगा? ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, आप दोनों में से कोई बताओ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है? क्या फिगर है ये 1,10,000 रुपए? ये हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने एवरेज प्रॉफिट लिया, उसको कैपिटलाइज कर दिया। मुझे ये बताओ कि ये जो फिगर आया ये क्या चीज है? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिजनेस की क्या वैल्यू? ओके, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट मुझे एग्जैक्ट कोई समझाओ, मेरे को ये बताओ, सीधी आसान भाषा में बताओ कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है? मार्केट के हिसाब से बिजनेस की कितनी वैल्यू है। अच्छा ठीक है, और कोई जो ये सॉल्व किया है उसको समझो। मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है, यानी मेरा बिजनेस जो कमा रहा है, कितना कमा रहा है 11,000 रुपए, मैंने उसको 10% से डिवाइड कर दिया। 10 ये 100 किया तो 10% हो गया ना। कहने का ये मतलब है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म होती है कि मैंने 11,000 रुपए कमाए, अगर मैं 10% के हिसाब से कमाती तो मेरे को कितनी कैपिटल लगानी पड़ती 11,000 रुपए कमाने के लिए? 1,10,000 रुपए। आई रिपीट, मुझे 11,000 रुपए कमाने के लिए अगर मैं भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 10% कमाती तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ती? 1,10,000 पे 10% कमाती तब 11,000 बनता। हाँ बोलो, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म को अगर मुझे समझाना हो तो मैं ये कहूंगी कि मेरे जितने प्रॉफिट्स हैं उसके हिसाब से इफ आई सी के मैं 10% से कमाती तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, वो होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ। वेरी गुड, सही बोला। ठीक है, स्टेप 2 समझ में आया। स्टेप 2 में आपने क्या निकाला? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। बच्चों ये एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, गिव फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बात नहीं। हमारे बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट 11 कमाया, हाँ बोल। बाकी लोग जो इंडस्ट्री में है वो 10% कमा रहे हैं, हाँ बोल। ठीक है, अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह 10% ही कमाती तो ये 11,000 रुपए कमाने के लिए मुझे 1,10,000 की कैपिटल लगानी पड़ती, हाँ बोल। से यस, 11,000 कमाने के लिए 10% से डिवाइड करूं तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी होती? 1,10,000। अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। Capitalized value of the firm is, and this is capital employed is 20। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 90,000 रुपीज की हमारी गुडविल है इस मेथड के हिसाब से। बच्चों इस मेथड को समझो, ये मेथड क्या कहना चाह रही है आपसे? ये कह रही है कि मैंने 11,000 रुपए कमाए। ध्यान से सुनो, मेरे बिजनेस ने कितने रुपए कमाए? 11। अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह 10% से कमाती तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ती? 1,10,000 पर मैंने कैपिटल लगाई कितनी? 20,000। 90,000 की कैपिटल मैंने लगाई नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। तो ये गुडविल क्या कह रही है?
दिस गुडविल सेज कि ये 90 की कैपिटल मैंने लगाई नहीं है, फिर भी मैं प्रॉफिट कमा रही हूं। तो जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने वो कैपिटल लगाई नहीं है, स्टिल आई एम अर्निंग, दैट मीन्स माई गुडविल इज वर्किंग। सो सिंपल सा अगर मैं आपको ये वाला मेथड समझाना चाहूं तो मैं ये कहूंगी कि जो कैपिटल मैंने लगाई नहीं फिर भी मैं उस पर प्रॉफिट कमा रही हूं, वो मेरी गुडविल है। एम आई एबल टू एक्सप्लेन इप्सिता, इज इट ओके? ठीक है, दोबारा बताऊं? बहुत अच्छे। अब लास्ट मेथड पे आते हैं, आंसर सेम आएगा, वन स्टेप है वो। अगला मेथड कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ। बच्चों देखो, फॉर्मूला रट के चैप्टर सॉल्व करना तो बहुत आसान है। आई कुड हैव सेड टेक दिस फॉर्मूला एंड गो, ठीक है, बट ऐसा हमने नहीं करना। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं भाई साहब, राइट? तो अकाउंट्स में अगर बच्चे स्ट्रांग होना चाहते हो ना, कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। मैं हमेशा कहती हूँ 2 नंबर भले कम ले आओ लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे रखो कि कोई हिला ना सके। गेटिंग माय पॉइंट? खाली स्टेप्स और फॉर्मूलाज रट के अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो बहुत आसान था। आपको पूरा लॉजिक समझ में आया कि ये मेथड क्या है, क्या कहना चाह रही है? वेरी गुड। सो लास्ट मेथड देखते हैं बच्चों, आंसर सेम आएगा आपका, यही आंसर आएगा 90,000। बहुत ही छोटू सी है वो मेथड, मैंने ये छोड़ दिया है, अगर किसी को अभी लिखना है तो यहाँ पे ही मैंने स्क्रॉल नहीं किया है। क्वेश्चन 5 है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल इज इक्वल टू 1 स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। बच्चों सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया ना, 9,000 निकाला था, हाँ बोलो 90,000, 1 स्टेप। ये एक्चुअली 1 स्टेप नहीं है, एज इन अगर मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन दे दूं और बोलूं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालो, तो आपको सारा करना पड़ेगा। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उनका डिफरेंस निकालोगे, सुपर प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। समझ में आया आपको? पर क्योंकि हम शुरू से करते आ रहे हैं तो हमारा 1 स्टेप में हो गया। अब मुझे बताओ कि ये दोनों आंसर सेम क्यों आए? Why these answers are same? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया तो भी वही आंसर आया। ओके देखो यहां पे मैंने क्या बोला था, ये 90,000 रुपए वो है जिस पे मैंने कैपिटल लगाई नहीं है पर मैं फिर भी प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000। आपने वही तो किया है, 9,000 को 10 से डिवाइड किया तो 90। कहने का मतलब ये 9,000 रुपए जो आप कमा रहे हो इसकी कैपिटल आपने लगाई नहीं रखी, फिर भी आप कमा रहे हो। ये आपकी गुडविल वर्क कर रही है जिसके कारण आप कमा रहे हो। गॉट माई पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका? अभी ये खत्म नहीं हुआ, थोड़ी सी चर्चा करनी और बाकी है। मुझे इन 5 मेथड के आंसर लिखवाओ एक बार। हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला मेथड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका आंसर आपका आया 37,800, 27। इन दोनों का आंसर 90 है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इतना अंतर क्यों? ये तीनों को देखोगे तो आसपास ही है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 33 था, 37,800 था, 27 था, और ये वाला जो है एकदम से 90 हो गया, 3 गुना हो गया। मुझे कारण बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, कैपिटल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है बच्चे, आपका आंसर गलत है। हाँ, इसमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर, ओके। और ये मुझे कारण बताओ बच्चों, इतना गैप क्यों है इसमें? पढ़ के आ जाते हो, सॉल्व कर रहे हो बैठे बैठे। हाँ जी बॉयज, व्हाई देयर इज सो वास्ट डिफरेंस?
इधर 30,000 समथिंग में फॉल कर रहे हैं, दो मेथड में 90,000 की गुडविल हो गई। कारण बताओ बच्चा पार्टी, ऑनलाइन बच्चे आप बता पाएंगे? हाँ, इनको क्या करें? कुछ भी ऐसे ऐसे पागल जैसे आंसर मत दो। कोई जेन्युइन आंसर है किसी के पास तो दो। नहीं है, मैं बता, ये तीनों मेथड आपके प्रॉफिट बेस्ड हैं और ये कैपिटल बेस्ड है। तूने बोला कि इधर कैपिटल कंसीडर ही नहीं हुई, तूने ये बोला था, आंसर गलत था। नहीं, समझो, ये तीनों जो मेथड्स हैं ये प्रॉफिट बेस्ड हैं और ये आखिरी की दो हम कह रहे हैं कि ये कैपिटल मैंने लगाई नहीं और मैं कमा रहा हूं तो गुडविल है, ये कैपिटल बेस्ड है। समझ में आ रहा है? इसीलिए देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम किसी का बिजनेस उसकी एक्चुअल कीमत से ज्यादा में खरीदते हैं तो ज्यादा पैसे जो देते हैं वो गुडविल होती है, बताया था ना। और ये भी बताया था कि अगर आप किसी से बिजनेस खरीदते हो, गुडविल के पैसे दे देते हो, तो आप उसे बुक्स में लिख सकते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं होती। किसी का बिजनेस खरीद लोगे तो जो एक्स्ट्रा पैसे दोगे उसे आप बुक्स में लिख पाएंगे। परचेज्ड गुडविल कैन बी रिटन इन द बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अमृत डेली नीड्स अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। अमृत डेली ने शिवम का बिजनेस खरीदा 5 लाख रुपए में। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 5 लाख। 5 लाख में इसका बिजनेस खरीदा। पेएबल बाय चेक, चेक से पैसे देने। द एसेट्स अक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एज अंडर, ये एसेट्स लिए हैं उस बिजनेस के और लायबिलिटी। देखिए, जब भी आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसके एसेट भी आपके हो जाते हैं और उसकी लायबिलिटीज भी आपकी हो जाती है। उस बिजनेस की एक्चुअल कीमत निकलती है एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या एसेट्स लिए। फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 750 है, जीरो थोड़ा नीचे चला गया, डेटर्स 150। तो एसेट कितने हो गए बच्चों? 10,000, 60, 760 और 910। आपके जो एसेट्स खरीदे वो 9,10,000 के हैं टोटल, और लायबिलिटीज 5, 20 और 90, 610। लायबिलिटीज है 610 की। बच्चों इसका नेट एसेट कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख का बिजनेस कितने में खरीदा? क्यों ज्यादा पैसे दिए? गुडविल। समझ में आया? 5 लाख रुपए देने की बात हुई ना। 3 लाख की इस बिजनेस की एक्चुअल कीमत थी, परचेज कंसिडरेशन 5 लाख था, तो बच्चे गुडविल कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। 5 लाख में बिजनेस खरीदना है, 3 लाख इसकी एक्चुअल कीमत है, 2 लाख रुपए की गुडविल आपने पैसे दिए हैं उसको खरीदने के। बच्चों कोई मुझे बता पाएगा अगर ये 3 लाख का बिजनेस 2 लाख में खरीदा होता तो जो 1 लाख रुपए डिफरेंस है उसे क्या बोलते? देखो, बिजनेस को एक्चुअल कीमत से ज्यादा में खरीदा तो आपने बोला कि डिफरेंस अमाउंट गुडविल है। मैं पूछ रही हूं अगर कम में खरीदा होता तो क्या होता? उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? अगर मैं कहूं कि 3 लाख का बिजनेस 2,50,000 में खरीदा तो ये जो 50,000 का डिफरेंस है उसे क्या कहते? जैसे आपने यहाँ 2 लाख के डिफरेंस को गुडविल बताया। हाँ, बैड विल। ओ, गलत आंसर है, बैड विल कुछ नहीं होता है। ओके, सो कोई बैड विल के अलावा आंसर देना चाहता है? जी, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस कम रेट पे खरीदते हैं तो उस डिफरेंस को कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे गुडविल है। क्वेश्चन में पूछा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बिजनेस खरीदने की जर्नल एंट्रीज करनी है आपने। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हैं
उसके एसेट्स भी आपके हो गए और उसकी लायबिलिटी भी। ठीक है, करते हैं बच्चे। लेट्स सी, जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री बिजनेस खरीदने की। सारे एसेट्स हमें मिल गए, फर्नीचर मिल गया, डेबिट। हमें इन्वेंट्री मिल गई, डेबिट। हमें डेटर्स मिल गए, डेबिट। एसेट बढ़ते हैं हमारे पास तो हम डेबिट करते हैं। मैं एक लाइन छोड़ रही हूं बच्चे, यहां पे एक लाइन छोड़ दी। लायबिलिटीज कौन सी मिली? क्रेडिटर्स मिले, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से यस। एसेट मिल गए, लायबिलिटी मिल गई। रुपए कितने देने? 5 लाख। टू शिवम 5 लाख रुपीज। एक बार एसेट लायबिलिटी की वैल्यूज लिख लो फटाफट। फर्नीचर 10,000 का है, इन्वेंट्री आपकी 7,50,000 है, डेटर्स आपके 1,50,000 है, क्रेडिटर्स इज 520, सैलरी पेएबल 75, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने ये जो एक लाइन छोड़ी है, दिस इज नथिंग बट गुडविल। आपका डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, ये तो पता है ना। देखो, बिजनेस खरीदने से फर्नीचर आ गया, इन्वेंट्री, डेटर्स और 3 लायबिलिटीज। गुडविल क्यों आई? क्योंकि हमारा परचेज कंसिडरेशन ज्यादा था नेट एसेट से, और शिवम को पैसे कितने देने थे? 5 लाख। बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि बिजनेस खरीदना और पेमेंट करना 2 सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं। तो पहले हम खरीदने की एंट्री करेंगे, देन वील एंटर द पेमेंट्स। पेमेंट कैसे होनी है बच्चों? चेक से होनी है, यानी बैंक के थ्रू पे करेंगे हम। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। एंड नाउ यू विल पे दिस थ्रू चेक। शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग पेमेंट मेड फॉर बिजनेस परचेज्ड। बच्चे आई होप आपको क्लियर हुआ ये। एवरीबडी यस टेल मी। हाँ, यहां शिवम इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि शिवम मेरी लायबिलिटी है, उसको मुझे पे करना है। अगर मैंने उससे उसका बिजनेस खरीदा है तो आई नीड टू पे, राइट? सो मैंने अभी यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट कर दी, फिर मैंने उसे पे कर दिया। बिजनेस परचेज करना और उसकी पेमेंट करना 2 सेपरेट ट्रांजैक्शंस। कुंज आपको समझ में आया? पक्का? इतना नोट करें। दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। क्वेश्चन 7 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।